नमस्ते साथियों, आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पार्ट सेकंड, पहले हमने पार्ट के अंदर स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और देखा था। आज हम हायर एजुकेशन कॉलेज शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, क्या क्या नया जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, कॉलेज में आगे विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा। एक तो अपन कॉलेज एजुकेशन में आए परिवर्तन पे चर्चा करेंगे और दूसरा अपने जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो रीट और एक अपने चल रही है बीएड, इन दोनों का इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या भविष्य तय किया गया है। हमारे जो बेरोजगार भाई है वो रीट को लेकर बड़े असमंजस में है, 2 सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। और एक बीएड का क्या होगा, क्या बीएड बंद हो जाएगी, क्या रीट हटा दी जाएगी, या और कोई नया एग्जाम लेके टीचरों की भर्ती की जाएगी, या कब तक टीचरों की भर्ती होगी, या कब तक ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, इसको लेके आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था स्कूली शिक्षा के अंदर जो फॉर्मेट बनाया गया है 5+3+3+4 का, इसके तहत अब स्कूलों के अंदर पढ़ाई होगी। पहले 5 साल बच्चा 3 वर्ष तो रहेगा आंगनवाड़ी में, फिर कक्षा 1 और 2 वर्ष ये 5 वर्ष में पूरी करेगा। ये जो 3 वर्ष है ये तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास के लिए है। ये जो 3 वर्ष है 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए है, और ये 4 वर्ष है जो 9वीं से 12वीं के लिए है। ये मैंने पहले बता दिया था। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 10+2 की व्यवस्था हटा दी गई है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कॉलेज एजुकेशन की। कॉलेज शिक्षा, आपके जो भी भाई बहन या जो आपके संबंधी है जो 12वीं पास करके कॉलेज में प्रवेश करने वाले हैं या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी है। मैं एनपीएस, ध्यान रखना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा कि 652 पृष्ठ की बनी है, 652 पेज की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 व्यक्तियों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। ध्यान रखना ये तो 652 पृष्ठ की जो खास बातें हैं, जो हाइलाइट्स है, मैं उनको बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको, और इसको आप बार बार देखोगे आपको याद भी हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में बना रहा हूं। तो 652 पेज की एक जो डॉक्यूमेंट्री है, जो पॉलिसी बनाई गई है, 9 व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर कॉलेज शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, ध्यान रखना। कॉलेज शिक्षा को जो आपके बीए हो रही थी, उस बीए को आपके 4 वर्षीय कर दी गई है। ध्यान रखना। अब इस 4 वर्षीय बीए के अंदर बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब यदि आप बीए फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हो तो आपको 1 वर्ष के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा एजुकेशन का। ध्यान रखना, ये बीए करके 1 वर्ष आपने छोड़ दिया तो आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बीए सेकेंड ईयर करके आपने छोड़ दिया, ध्यान रखना, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, बीए थर्ड ईयर करके आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी। यदि आप बीए 4th करके छोड़ रहे हो तो आपको डिग्री के साथ पीएचडी का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आप पीएचडी कर सकते हो। यदि कोई 4 वर्षीय बीए करता है तो उसको डिग्री के साथ क्या मिलेगा, पीएचडी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब आप पीएचडी कर सकते हो। ध्यान रखना, बीए फर्स्ट ईयर करके छोड़ता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसकी डिग्री व्यर्थ नहीं जाएगी। ध्यान रखना, अभी जो नई एजुकेशन आई है उसमें यह परिवर्तन हो रहा है। इससे पहले क्या होता था, जैसे आपका कोई साथी है या आपका कोई भाई बंधु है, बीए फर्स्ट ईयर करके उसने छोड़ दी, तो फिर क्या होता था, साल 2 साल के बाद वो बीए फर्स्ट ईयर उसके लिए समाप्त हो जाती थी।
फिर से नए सिरे से उसको बीए फर्स्ट ईयर करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप बीए फर्स्ट ईयर कर दिया आपने और बीए सेकेंड ईयर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, या आप शादी हो गई, या कोई परेशानी आ गई, या कोई बीमारी लग गई, या कुछ और हो गया, किसी कारणवश आप बीए सेकेंड ईयर नहीं कर पाए और 2 वर्ष बाद आपका वापस मूड हुआ कि मैं अब बीए वापस करना चाहता हूं, तो आपको बीए फर्स्ट ईयर से जरूरी नहीं है, आप बीए सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन ले सकते हो। अब वो हटा दिया गया है कि कंटिन्यू करना जरूरी है, ऐसा नियम नहीं है। जब आपकी इच्छा हो आप वापस पढ़ाई शुरू कर सकते हो। एक फिल्म देखना शाहरुख खान की, मैं हूं ना, उसके अंदर शाहरुख खान बड़ी एज के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर के बाद 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप है और वापस आपका पढ़ाई का मानस हुआ है तो आप बीए सेकेंड ईयर कर सकते हो। ये डिग्री आपको व्यर्थ नहीं जाएगी। 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि आप सेकेंड ईयर करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और थर्ड ईयर करके छोड़ते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी। ये डिग्री, इस डिग्री के तहत आप भारत का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, चाहे आरपीसी हो चाहे यूपीसी हो। अब कोई कहता है कि मैं बड़ा डिप्लोमा प्राप्त करना चाहता हूं, पीएचडी करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। बीए 4 वर्षीय हो गई है, 3 वर्षीय में डिग्री दी जाएगी और 4 वर्षीय में डिग्री के साथ पीएचडी का पट्टा दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप पीएचडी कर सकते हो। ध्यान रखना। अब बात आती है एमए की। एमए 1 वर्ष की कर दी गई है, 1 वर्षीय एमए कर दी गई है, क्योंकि इधर एक जोड़ दिया। पहले एमए 2 वर्ष की होती थी, अभी जो एमए हो रही है 2 वर्ष की हो रही है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में एमए 1 वर्ष की होगी, क्योंकि 1 वर्ष बीए के अंदर इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ 4 वर्ष कर दिया, इसके बाद आप एमए करना चाहते हो तो वो 1 वर्ष की होगी। बीए 4 के बाद यदि एमए करना चाहते हो तो 1 वर्ष की होगी। ये नया संशोधन हुआ है, ध्यान रखना। अब बात अपने ये आती है तब आपको पता चल गया है बीए 1 वर्ष की होगी, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बीए यदि 2 वर्ष की हो रही है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। बीए यदि 3 वर्ष की हो रही है तो आपको बिल्कुल डिग्री मिलेगी। और बीए यदि आप 4 वर्ष की कर रहे हो तो डिग्री के साथ पीएचडी की आपको परमिशन मिल जाएगी, आप पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। पहले क्या होता था, एमफिल करनी पड़ती थी। अब एमफिल वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, एमफिल को बंद कर दिया गया है। ध्यान रखना, आप बीए 4 वर्ष की डिग्री करके आप सीधा पीएचडी में प्रवेश ले सकते हो। ध्यान रखना, एमए पहले 2 वर्ष की हो रही थी, अब इसको हटा दिया गया है। अब बीए 4 के बाद एमए 1 वर्ष की रह गई है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये नया परिवर्तन हुआ है। हाँ, अब देखिए, अब एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है, आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हो। अब प्रवेश की कोई पाबंदी नहीं है। पहले मेरिट बेस होता था कि कहीं 95 मेरिट छूटती थी, कहीं 70 छूटती थी, लेकिन अब आपको पता हो तो एक नई संस्था बनी है एनटीए। ध्यान रखना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल फुल फॉर्म है इसकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी 2 एग्जाम लेगी। ध्यान रखना, ये एक परीक्षा लेगी जिसका नाम है CEE, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नाम से ये क्या करेगी, परीक्षा लेगी। इसके 2 पार्ट होंगे। परीक्षा का नाम है CEE, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। एक परीक्षा का नाम होगा कैट और दूसरा आपके होगा सब्जेक्ट का पेपर। यह है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट इस नाम से एक पेपर होगा। पहला पेपर ये होगा और दूसरा पेपर
जिस विषय में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट का पेपर होगा और दोनों के अंक मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के आधार पर भारत के आप किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है और ये एजेंसी एक एग्जाम लेगी, CEE कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके तहत ये 2 पेपर लेगी। पहला पेपर सबके लिए कॉमन होगा, चाहे वो किसी भी विषय का हो, जिसका नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा आपके विषय का होगा और दोनों को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में या कॉलेज के अंदर दाखिला ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखना ही है। अब बात अपने आती है UGC का क्या हुआ। UGC ध्यान रखना, अभी जो ये पूरे विश्वविद्यालयों को, अपने कॉलेजों को जो अनुदान देती है, एक बहुत बड़ी संस्था है। अब इसको हटा दिया गया है और एक हायर एजुकेशन अपने आयोग बनाया गया है जिसका नाम है उच्च शिक्षा आयोग, या बोल सकते हैं नियामक। उच्च शिक्षा नियामक नाम से एक संस्था बनाई गई है। UGC को हटा दिया गया है, NCT को भी हटा दिया गया है। जो भी कॉलेज से संबंधित बड़ी बड़ी संस्था थी उन सबको हटा दिया गया है और उच्च शिक्षा नियामक आयोग बनाया गया है और यही पूरे कॉलेज की और विश्वविद्यालय की देखरेख करेगा। चलिए आगे। अब बात अपने आती है रीट का क्या होगा। इस रीट का क्या होगा, ये जो मेरे बेरोजगार भाई बंधु है, जो साथी है, ध्यान से देख लेना। इस रीट का भविष्य क्या होगा। सरकार ने टीचर भर्ती के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में 4 स्टेप रखे हैं, ध्यान रखना। पहला स्टेप है आपको टेट करनी पड़ेगी, टेट की परीक्षा होगी। चाहे आप 3rd ग्रेड टीचर बन रहे हो, चाहे आप 2nd ग्रेड बन रहे हो, आपको टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। टेट की परीक्षा के बाद एक एग्जाम होगा जो प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर लेगा, ध्यान रखना, ये प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर लेगा। अब वो एग्जाम कैसा होगा वो सरकार जो राज्य की है वो तय करेगी। वो जिला परिषद के मार्ग पर भी भर्ती ले सकती है, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी भर्ती के लिए कह सकती है, वो अधीनस्थ बोर्ड को भी कह सकती है, वो RPC को भी कह सकती है कि आप एग्जाम लीजिए। तो दूसरा स्टेप एग्जाम का होगा। जैसे आपको पता हो टीचर भर्ती 2012, टीचर भर्ती 2013 और टीचर भर्ती 2015 की भर्ती जिला परिषद के द्वारा राज्य सरकार ने करवाई थी और जिलावार मेरिट बनी थी जो बिल्कुल एकदम असमंजस थी और असमानता थी। जयपुर की 80 छूट रही थी मेरिट और जालोर की 70 छूट रही थी, तो वहाँ 75 वाला बाहर हो रहा था या 70 वाला सेलेक्ट हो रहा था, तो असमानता थी। तो सरकार अपने स्तर पर जैसा चाहे वैसा एग्जाम ले सकती है। तीसरा आपके वाइवा होगा, जिसे आप इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं, ध्यान रखना। चौथा आपको क्लास के अंदर जाके डेमो देना पड़ेगा। डेमोस्ट्रेशन, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है वो देखा जाएगा। बस ये 4 स्टेप बनाए हैं टीचर बनने के लिए। और ऐसी अपने एक सुर्खियों में, बाजार में ऐसी सुर्खियां चल रही है कि अब टीचर बनना कलेक्टर से भी क्या हुआ, कलेक्टर से भी मुश्किल हो गया टीचर बनना। तो ये 4 स्टेप है। सबसे बड़ा जो अभी चर्चा में चल रहा है वाइवा, इंटरव्यू। कहते हैं कि टीचर के यदि इंटरव्यू रखा गया, वाइवा रखा गया, साक्षात्कार रखा गया तो भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा। जो अधिकारी होंगे वो अपने जो संबंधी है उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा दे देंगे। और बिल्कुल आप देख लीजिए, जहाँ भी साक्षात्कार होता है वहाँ पर भाई भतीजावाद का बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगता है, तो नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलेगा वाइवा के तहत। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है सरकार इसका अमेंडमेंट कर देगी, इसमें संशोधन कर देगी और शायद इंटरव्यू हट जाएगा और ये खुशखबरी जल्द हमारे सामने आने वाली है। बाकी डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, आप क्लास में जाइए, पढ़ाइए, आपको पढ़ाना आता नहीं आता है। कई टीचर तो ऐसे होते हैं जो खुद होशियार होते हैं लेकिन दूसरों को दे नहीं पाते हैं। तो डेमोस्ट्रेशन तो जरूरी है, प्रेजेंटेशन जरूरी है, फिर टेट एग्जाम, ऐसे करके टीचर का ये भविष्य तय होगा। अब टीचर के लिए बड़ी खुशखबरी है, उसका ट्रांसफर नहीं होगा। ये नई नीति के अंदर
ट्रांसफर और बहुत राजनीति होती है, लेकिन अब टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा। 99% टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर केवल पदोन्नति के आधार पर ही होगा। अर्थात यदि कोई थर्ड ग्रेड टीचर है और वो सेकंड ग्रेड बन गया है तो उसकी वो चेंज हो जाएगी, उसको ट्रांसफर ही माना जाएगा। या सेकंड ग्रेड है वो फर्स्ट ग्रेड बन गया तो उसकी स्कूल चेंज हो जाएगी, उसको एज ए ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन चलाकर राजनीतिक इंटरफेयर नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, तो टीचर ट्रांसफर नहीं होगा। एक बड़ी मजे की बात है, टीचरों के लिए आवास बनाए जाएंगे। स्कूल के नजदीक या स्कूल की बाउंड्री के अंदर टीचरों के लिए आवास बनाए जाएंगे, रहने के लिए उनको क्वार्टर दिए जाएंगे। जैसे पहले आज से 25, 30, 40 साल पहले वहाँ स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर आवास होते थे और टीचर वहीं रहते थे। ये जो गुरुकुल पद्धति थोड़ी बहुत इसमें मेरे को झलक रही है कि वो वापस आएगी, तो टीचरों के लिए आवास बनेंगे। और वे अध्यापक जो गांवों के अंदर, रूरल के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात है, कार्यरत है, उनके लिए एक विशेष भत्ते की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखना, विशेष भत्ता जिसे अपन कह सकते हैं ग्रामीण भत्ता। जो अपने शिक्षक बंधु गांव के अंदर लगे हुए हैं उनको ग्रामीण भत्ता देय होगा। ऐसा करने से शिक्षक शहर की ओर रुझान नहीं करेंगे। तो ये भी नई भर्ती के अंदर एक प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना है। तो ये होगा अपने टेट का और इस रीट का। रीट को लेकर मेरे को 2-3 पंक्तियां याद आ रही है। इस रीट को लेकर, रीट की भर्ती की जो तारीख तय की गई है, जैसे मैंने बता दिया 4 स्टेप से टीचर बनेगा। इसकी जो तारीख तय की गई है वो 2 सितंबर तय की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रीट को लेकर मेरे को मुक्तक याद आ रहा है। रीट तेरी बहुत याद आती है, रीट तेरी बहुत याद आती है, कब तू आएगी, कब तू आएगी, जब तू आएगी मुझे खोया पाएगी, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और फिर तू आएगी तो उसका कोई मायना नहीं है। फसल सूख जाने के बाद वर्षा होना व्यर्थ है। इसी प्रकार जब तू समय पे नहीं आएगी, मेरी तैयारी करते करते समाधि बन जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ रीट तेरी बहुत याद आती है, तू कब आएगी। 2 सितंबर का कर रहे इंतजार, 2 सितंबर का कर रहे इंतजार, पर अब होटल से संचालित है सरकार, पर अब होटल से संचालित है सरकार। कैसे मेरे सपनों को साकार करूं, कैसे मेरे सपनों को साकार करूं। रीट तू कब आएगी, तेरी बहुत याद आती है, कब बढ़ेगी मेरी जिंदगी की रफ्तार, अब किसके सामने लगाऊं अर्जी, कहीं नहीं चलती मेरी मर्जी, अब किसके सामने लगाऊं मैं अर्जी, कहीं नहीं चलती मेरी मर्जी। लॉकडाउन में उठ ना जाए मेरी अर्थी, अरे रीट की भर्ती, अरे रीट की भर्ती कब तू आएगी, अरे रीट की भर्ती तेरी बहुत याद आती है। तो रीट आपके लिए मेरा ये मानना है कि 2 सितंबर तो शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार भी होटल से संचालित हो रही है। लेकिन फिर भी आपको अनवरत तैयारी रखनी है और 4 स्टेप बना दिए गए हैं और बिल्कुल रीट की भर्ती होगी और बड़े पैमाने पे होगी। आप ध्यान रखना, ये बड़े स्तर पर होगी। अब बात आती है, तो रीट का भविष्य तो ये था। अब बात आती है बीएड का क्या होगा। इस बीएड का क्या होगा, एक विशेष ध्यान रखना, जो बीएड कॉलेजेस संचालित हो रही है वो आने वाले समय में बंद हो जाएगी। अब बीएड या तो सरकारी कॉलेज कराएगी या विश्वविद्यालय कराएगा। ये जो प्राइवेट जो बीएड हो रही है, जिन्होंने ये बीएड की मान्यता ले रखी है, आने वाले समय में बीएड बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब देखिए, अब बीएड को 4 स्टेप में बांटा है। एक 4 वर्षीय बीएड कर दी, एक अपने 2 वर्षीय बीएड कर दी और एक कर दी 1 वर्षीय बीएड। ये 3 प्रकार की बीएड का कोर्स रखा है। 4 वर्षीय बीएड जो कक्षा 12 के बाद जो टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, कक्षा 12 के बाद जो टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम के तहत आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा, जिसको 4 वर्षीय बीएड कहते हैं। और इसमें इस बीएड के साथ साथ आपके बीए या बीएससी भी की डिग्री ही मिल जाएगी। एक तो बीएड भी हो रही है और दूसरी आपके बीए या बीएससी की डिग्री भी मिल रही है, ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है इस 4 वर्षीय कोर्स में। तो 12वीं के बाद एक एग्जाम होगा, उसमें आप 4 वर्ष की बीएड कर सकते हो और उसके साथ ही आपको बीए और बीएससी की डिग्री मिल जाएगी।
ये 2 वर्षीय जो बीएड हो रही है, ये बीए करने के बाद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करने के बाद 2 वर्षीय बीएड करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको 5 वर्ष लगेंगे और यहाँ आप 12 के बाद कर रहे हो तो 4 वर्ष लग रहे हैं। तो ये बीए के बाद 2 वर्ष की बीएड होगी। 1 वर्ष की बीएड, यदि आप एमए करके बीएड करना चाहते हो तो 1 वर्ष की क्या होगी, बीएड होगी। इस प्रकार से ये बीएड का अपने कोर्स तय किया गया है। 12वीं के बाद बीएड कर रहे हो तो 4 वर्ष की, बीए के बाद कर रहे हो तो 2 वर्ष की और एमए के बाद कर रहे हो तो 1 वर्ष की। 12वीं के बाद यदि जो बीएड कर रहा है उसको बीए की डिग्री साथ मिल जाएगी और उसमें ये पक्का तय हो जाता है कि ये जो बीएड करना चाहता है 4 वर्ष से, इसका मतलब ये टीचर लाइन में जाना चाहता है। जबकि यहाँ पर तय नहीं है, वो और एग्जाम भी दे सकता है, लेकिन फिर उसका मूड बनता है कि बीएड कर लेते हैं, या एमए करने के बाद उसका मूड बनता है बीएड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तय हो जाता है कि वो टीचर लाइन में ही जाना चाहता है। तो 12वीं के बाद 4 वर्षीय, बीए के बाद 2 वर्षीय और एमए के बाद 1 वर्षीय। ये विशेष ध्यान रखना, ये नया इसमें किया गया है। और इसमें भी आपको पता हो, आप अपनी रुचि के अनुसार विषय ले सकते हो। केमिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़ सकता है, हिस्ट्री वाला फिजिक्स पढ़ सकता है, इसमें भी ये है। हाँ, अब एक आपको पता हो, एक चल रहा अपने पैरा टीचर, ध्यान रखना, पैरा टीचर, एक है गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी। ये इस प्रकार के जो पैरा टीचर है, अपने गेस्ट फैकल्टी है, भविष्य में इनकी भर्ती नहीं होगी। इस प्रकार के कोई भी न तो पैरा टीचर लगेंगे, न विद्यार्थी मित्र लगेंगे, न कोई गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था होगी। बिल्कुल परफेक्ट टीचर बनेंगे। मेरे कहने का मतलब है, अब घोड़ों को गद्दों के भाव नहीं खरीदा जाएगा। सरकारें जो आती है वो क्या करती है, घोड़ों को गद्दे के भाव खरीदती है, लेकिन अब घोड़े का भाव देना ही पड़ेगा। तब ये पैरा टीचर और गेस्ट फैकल्टी, विद्यार्थी मित्र, विद्यालय सहायक, जब इस प्रकार की कोई भर्ती नहीं होगी, मतलब अब गद्दों के भाव घोड़े नहीं खरीदे जाएंगे। विशेष ध्यान रखना। तो इनका भी प्रावधान हटा दिया गया है। हाँ, अब आगे चलिए। अब एक नया अमेंडमेंट हुआ है, अपनी जो जीडीपी है, इस जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होगा। बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है नई एजुकेशन पॉलिसी में। 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च होगा। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व के अंदर भूटान, जिम्बाब्वे व स्वीडन, ये 3 देश ऐसे हैं जो अपनी जीडीपी का 7% शिक्षा पे खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा ये देश करते हैं। चीन केवल 4% शिक्षा पे खर्च करता है। अमेरिका केवल 5% अपनी जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करता है। लेकिन भारत ने अपना टारगेट रखा है 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च होगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी तय की है उसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और 6% के अंदर लगभग ये कवर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। आज दिन तक सरकार 3% से ज़्यादा शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाई है। भले ही टारगेट इन्होंने 4.43% रखा हो, लेकिन 3% से ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है शिक्षा एजुकेशन की वो बराबर नहीं है। तो अब 6% शिक्षा पर खर्च होंगे। हमारा अधिकांश बजट तो रक्षा के अंदर चला जाता है, क्योंकि हमारे चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन है। तो उनको रोकने के लिए, अपने देश को महफूज करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमारा रक्षा बजट बहुत ज़्यादा है अन्य देशों से। लेकिन फिर भी सरकार ने हिम्मत करके 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करना तय किया है, जबकि संसार के अंदर सर्वाधिक भूटान, जिम्बाब्वे और स्वीडन का 7% ही है। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 6% कम हो सकता है, लेकिन जब रक्षा बजट जिस दिन कम हो गया उस दिन समझिए हमारी जीडीपी का शिक्षा पर ज़्यादा खर्च होगा। अब बात आती है, सरकार ने एमडीएम, आपने सुना ही होगा, एमडीएम जो स्कूलों के अंदर बन रहा है, अब वो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एमडीएम दिया जाएगा। अब इस एमडीएम के साथ एक जोड़ दिया है, ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, हेल्दी भोजन दिया जाएगा, गुड़ दिया जाएगा, चना दिया जाएगा, मूंगफली दी जाएगी।
और जो लोकल फल है, स्थानीय फल जो आसपास में उपलब्ध है वो दिया जाएगा। एमडीएम तो चल ही रहा है, पोषाहार चल ही रहा है, स्कूलों के अंदर खाना खिलाया जाता है, दोपहर का मध्याह्न प्रसाद भोजन खिलाया जाता है, उसके साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। अभी आपको पता हो तो दूध दिया जा रहा है, तो ब्रेकफास्ट के अंदर मूंगफली होगी, गुड़ होगा, चना होगा या कोई एक और फ्रूट होगा। तो ये एक नया अमेंडमेंट हुआ, इसमें संशोधन हुआ है। हाँ, अब एक देखिए, थोड़ा सा सरकार ने एक शब्द डाल दिया है, स्वायत्तता। ये जितनी भी कॉलेज है अपने भारत के अंदर संचालित हो रही है, 15 वर्ष के बाद जितनी भी कॉलेज है 15 वर्ष के बाद इनको स्वायत्तता दी जाएगी। मतलब इनका विश्वविद्यालय से संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा। जो एफिलेशंस वाला जो मामला है वो बंद हो जाएगा। मतलब इस कॉलेज को अपने स्तर पर ही इस कॉलेज का संचालन करना पड़ेगा। कॉलेजों को अपने स्तर पर ही पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी और अपना स्टाफ लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्वायत्तता। तो 15 वर्ष के बाद ये विश्वविद्यालय से कनेक्ट नहीं होगी, कनेक्शन कट जाएगा और धीरे धीरे इनको स्वायत्तता दी जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, सरकार यहाँ पर उच्च शिक्षा को निजीकरण करने के मूड में है। इनको कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर ही अपनी व्यवस्था कीजिए और कॉलेज चलाइए, आप ही अपने संसाधनों को उपलब्ध करवाइए और आप ही अपने स्टाफ उपलब्ध कराइए, टीचिंग स्टाफ, और हम आपको कोई फंड नहीं देंगे। तो 15 वर्ष के अंदर जितने भी भारत के अंदर कॉलेज है वो विश्वविद्यालय से अलग हो जाएंगे और उनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, ऑटोनोमस बनाया जाएगा। एक शब्द है इंग्लिश में, इनको ऑटोनोमस बनाया जाएगा। अपने स्तर पर ही इनको व्यवस्था करनी होगी, सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं होगी। ये विशेष ध्यान रखना है। एक नाम सुना होगा आपने, कस्तूरबा गांधी, जो केवल बालिकाओं को शिक्षा देता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी कक्षा 1 से लेकर 10 तक संचालित है, इस कक्षा 12 तक कर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी नई एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो 12वीं तक अब संचालित होंगे, ध्यान रखना ये। तो यूजीसी बंद, एमफिल बंद, यूजीसी बंद और एमफिल बंद। जो एमफिल हो रही थी वो बंद कर दिया है और आप सीधा 4 वर्ष की डिग्री लेके अपने पीएचडी कर सकते हो। हाँ, अब देखिए, एक बैंक बनाया गया है, एक बैंक है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अपन अनुभव में ये सोचते हैं कि बैंक के अंदर पैसा जमा होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बैंक है जहां पर कॉलेज के विद्यार्थी, ये कॉलेज स्तर पे बनाया गया, कॉलेज के विद्यार्थी अपने अंक जमा कर सकते हैं, अपनी डिग्री जमा कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, अपना डिप्लोमा जमा कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा बीए फर्स्ट ईयर करके कॉलेज छोड़ देता है तो उसका जो 1 साल का सर्टिफिकेट है वो उसके नाम से उसके बैंक में जमा होगा। मतलब 10% उसने काम कर लिया। जैसे किसी, मान लो बैंक की 40% किसी भर्ती के अंदर क्रेडिट चाहिए, तो उसने 10% तो हासिल कर लिए, फिर 2 वर्ष बाद वो वापस आता है और बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर करता है, तो ये 10+ उसके बैंक में पड़े रहेंगे। उसके बाद वो आगे 20 और प्राप्त कर लेगा। ऐसे करके 40% का जो क्राइटेरिया है वो उसको प्राप्त कर सकता है। मतलब जो भी वो पढ़ेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका जमा होगा। जैसे अपने बैंक में पैसा जमा कराते हैं, 4 साल बाद भी वो अपने बैंक में पड़ा रहता है, कोई छेड़खानी नहीं करता है, कोई नहीं उठा सकता है, वैसे वैसे अब अंक जमा होंगे, ध्यान रखना। एक इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन और किया है। अब जो प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, रिपोर्ट कार्ड, स्कूलों के अंदर जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, अंक तालिका बनेगी, उसके 3 स्टेप होंगे। 3 स्टेप से उसके अंदर नंबरिंग होगी। 360 डिग्री के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। सबसे पहले छात्र स्वयं मूल्यांकन करके नंबर देगा। दूसरा, उसका जो साथी छात्र है वो उसका मूल्यांकन करेगा। तीसरा,
टीचर उसका मूल्यांकन करेगा और इन तीनों का मूल्यांकन करके रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो साथी छात्र है उसको इस नई पॉलिसी में पीयर टीचर्स कहा गया है या पीयर ट्यूटर कहा गया है। एक नया टीचर बन गया है, साथी छात्र अपने साथी का मूल्यांकन करेगा और एट लास्ट में टीचर उनका मूल्यांकन करेगा और तीनों के मूल्यांकन के आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड, आपकी अंक तालिका तय होगी। विशेष ध्यान रखना। और एक और बता दूं, 10वीं बोर्ड नहीं हटी है, 10वीं बोर्ड का सरलीकरण कर दिया गया है। अब बोर्ड का एग्जाम साल में 2 बार होगा। तो ये 2-3 भ्रांतियां हैं। 10वीं बोर्ड होगी, रीट की भर्ती होगी, टीचर बनने के लिए 4 स्टेप है। विशेष ध्यान रखना, एमडीएम में हेल्दी फूड दिया जाएगा, जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होगा। विशेष ध्यान रखना। और टीचरों के ट्रांसफर नहीं होंगे, ट्रांसफर केवल जब उनका प्रमोशन होता है उसी को ट्रांसफर पॉलिसी मानी जाएगी और उसके आधार पर ही उनका ट्रांसफर होगा। बाकी 99% टीचर का ट्रांसफर नहीं होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये है हायर एजुकेशन का जो मैंने आपको बताया है। भविष्य में कभी पैरा टीचर की, विद्यार्थी मित्र की, गेस्ट फैकल्टी की, ये जो घोड़ों के भाव गद्दे खरीदने की जो प्रवृत्ति है सरकार की, वो भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट टीचर बनाई जाएगी और 10 लाख टीचरों की भर्ती होगी। मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर, जिसके अंदर हमारे राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है भर्ती का। इसलिए मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप तैयारी करते रहिए और बिल्कुल यदि सरकार अपने स्तर हो गई तो बहुत अपने लार्ज स्केल पर बड़ी भर्ती आएगी। क्योंकि अभी सरकार स्तर नहीं है, वो तो खुद होटल से संचालित हो रही है और रीट की हमें बहुत याद आ रही है। तो बिल्कुल याद आ रही है, आप ज़्यादा याद कीजिए। ज़्यादा याद करने से कहते हैं कि वो चीज़ अपने नज़दीक आती है। तो बिल्कुल रीट की भर्ती आएगी और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।